हाँ, तो बच्चों आज हम विज्ञान के पहले पाठ गुरुत्वाकर्षण में केपलर का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पुस्तक लेके तैयार हो जाइए। केपलर से पहले यानी प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो के पहले निरीक्षण केवल आँखों से ही किए जाते थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति और गति विषयक बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। वैज्ञानिक योहानस केपलर ने की संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों के गति के कुछ विशिष्ट नियम हैं और इसी आधार पर उन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। अब उनके नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा दीर्घवृत्त को समझना होगा। दीर्घवृत्त क्या होता है? अब इसके लिए शंकु आप लोग जानते हैं, देखे हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो यदि शंकु को प्लेन भाग में सीधे सीधे कट किया जाए, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, तो वृत्त का निर्माण होता है। लेकिन यदि शंकु को तिरछे काटा जाए, तिर्यक दिशा में, तो ये जो शेप तैयार होता है यह दीर्घवृत्त होता है। तो दीर्घवृत्त की आकृति इस प्रकार की होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दीर्घवृत्त की आकृति दिखाई दे रही है सबको? ये दीर्घवृत्त की आकृति है। इसको बनाने के लिए यदि शंकु को तिरछे तिरछे कट किया जाए तो ये आकृति मिलती है। अब इसमें 2 नाभियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे दिया है F2 F1, यानी इधर F1 है तो इधर F2 है। 2 नाभियाँ हैं और इन दोनों नाभियों से किसी एक बिंदु की जो दूरी होती है, दूसरे बिंदु से भी वही दोनों के योगफल, दूरियों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यदि A से दूरी हम दोनों की लें तो हो जाएगा AF1 प्लस AF2, और B से अगर लेने जाते हैं तो नाभियों की दूरी हो जाएगी, या नाभियों से बिंदु B की दूरी हो जाएगी BF1 प्लस BF2। ये दोनों दूरियां आपस में समान होंगी। अर्थात यहाँ से देखते हैं, अगर दूरी हम ले रहे हैं बिंदु A से, तो यहाँ से दूरी इसकी बन जाएगी, A से दोनों नाभियों की दूरी हो जाएगी AF1 प्लस AF2। ठीक है। यदि B से लेते हैं तो BF1 BF2, इसकी दूरी ये हो गई। और अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है तीसरा C, तो यहाँ से नाभियों की दूरी हो जाएगी CF1 CF2, ये आ गया यहाँ पर। और अगर अगला कोई बिंदु और भी है तो वहाँ से दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी DF1 और DF2, यानी पहली नाभ या दूसरी नाभ से हर बिंदु की दूरी को जोड़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी दूरियां आपस में बराबर आती है। पहले बिंदु से जितनी दूरी आएगी उतने ही दूरी दूसरे बिंदु से आती है, उतने ही तीसरे बिंदु से, और उतने ही चौथे बिंदु से। इसी प्रकार कितने भी बिंदु हो सकते हैं, दूरियां समान आती हैं। तो यह है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्ताकार इसको पथ केपलर के नियम में यूज किया गया है। तो अब आते हैं केपलर के नियम पर। तो जैसा केपलर का पहला नियम, अब केपलर ने क्या कहा पहले नियम में कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभ पर स्थिर होता है। जैसे बताया, दीर्घवृत्त में 2 नाभियाँ होती है, जैसे इस आकृति में दिखाया गया F1 और F2। उसी तरह से यहाँ ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है तो यहाँ पे 2 नाभियाँ होंगी। तो केपलर का कहना है कि एक नाभ पर, दोनों में से किसी एक नाभ पर
तो एक नाभ पर जो है सूर्य स्थिर होता है। ठीक है, ये इनका केपलर का पहला नियम था। जैसे आकृति में बिंदु S जो है ये सूर्य की स्थिति है और ये कहाँ पर है, इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की एक नाभि पर। ठीक है, दूसरा नियम है इनका केपलर का कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, अब देखो यहाँ से सूर्य है और यहाँ पर कोई ग्रह है ए, इसको जोड़ने वाली रेखा ये हो गई एस ए। ठीक है, समान समयावधि में, अब एक यहाँ से एक रेखा समझो यहाँ से जुड़ी है, मान लो यही ग्रह उठ करके फिर आ गया यहाँ पर है भी एक ग्रह ये सी पर, तो समान समय में, कहने का मतलब ए से बी तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको कहाँ से लगेगा, सी से डी तक जाने में लगेगा। अगर वो सूर्य से जोड़ने वाली रेखा ई पर है तो ठीक उतना ही समय ई से एफ में भी लगेगा। बस समझ गए उनका कहने का मतलब कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में, मतलब एक ही समय में यहाँ से जितनी दूरी ये बी तक जाने में तय करेगा, जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको सी से डी तक जाने में लगेगा और उतना ही समय ई से एफ तक जाने में लगेगा। ठीक है, और उस समय के दौरान जो क्षेत्रफल व्याप्त होता है वो समान होता है। कहने का मतलब ये पूरी एरिया ए एस बी, अगर ए से चला बी तक पहुंचा तो कितना कवर हुआ ग्रह द्वारा, कितनी क्षेत्रफल व्याप्त हुआ, ए एस बी, पूरा ये क्षेत्रफल जो है समय में तैयार किया। और उसी समय में अगर ये यहाँ पर है तो सी से डी तक जाने में वो इतना क्षेत्रफल व्याप्त करेगा, यानी कितना क्षेत्रफल व्याप्त किया, सी एस डी। ठीक है, और उसी समय में यदि बिंदु ये ग्रह यहाँ पर है तो वो कितना क्षेत्रफल व्याप्त करेगा, ई एस एफ। कहने का मतलब कि यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल समान होंगे, यानी समान समय में अगर एक ही समय में ग्रह यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो इसके द्वारा व्याप्त क्षेत्रफल ये हुआ, और ठीक उसी समय में यदि ग्रह यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो उसके द्वारा जो है ये क्षेत्रफल व्याप्त हुआ, और यदि उसी समयावधि में ग्रह यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये क्षेत्रफल व्याप्त हुआ। तो ये तीनों क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। यदि समान समय है तो क्षेत्रफल भी समान होगा। अर्थात उनका कहने का मतलब ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ठीक है, केपलर का तीसरा नियम है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल। अब आवर्तकाल क्या होता है कि जैसे ग्रह यहाँ से चला और यहाँ से घूमते घूमते पूरा एक चक्कर कर लिया तो उसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी। अब ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, देखो दूरी यहाँ बदलती जा रही है, यहाँ पे दूरी कम दिख रही है, फिर यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा दूरी बढ़ जा रही है, यहाँ जा रहे हैं तो दूरी, कहने का मतलब औसत दूरी, इसकी एवरेज डिस्टेंस जो है ले लेंगे तो उस दूरी के घन के समानुपाती होता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग अर्थात टी स्क्वायर, आवर्तकाल को डिनोट करते हैं टी से, आवर्तकाल को किससे डिनोट करेंगे, टी से। आवर्तकाल को डिनोट किया जाता है टी से, और औसत दूरी ले लेते हैं आर। तब इनके तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा कि टी का वर्ग यानी आवर्तकाल का वर्ग यह दूरी के घन के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसको हम
यदि यहाँ से अनुपात ले इसका तो बन जाएगा, या इसको प्रोपोर्शनल को हटाएं तो किसी न किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहाँ पर कोई अचरांक के ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, और के क्या है, अचर है। ठीक है, समझ में आया। न्यूटन के केपलर के तृतीय नियम के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग और सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपात में होता है, अर्थात टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अर्थात क्या बन गया, टी स्क्वायर, यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट का गुणा होता है, तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो अनुपात होगा वो अचर होगा, जिसे नोट करते हैं के से। ये तीसरा नियम हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है, थोड़ा सोचिए। आकृति में ESF यह क्षेत्रफल ASB के समान हो तो EF के बारे में क्या कहा जा सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जितना समय उसको EF में जाने में लगेगा उतना ही समय A से B तक जाने में लगेगा। आकृति एक बार फिर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, ESF कहाँ पर है, यहाँ पर है यह, और ASB यहाँ पर है, तो EF के बारे में क्या कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ग्रह को E से F तक जितना समय जाने में लगेगा, ठीक जितना समय E से F तक जाने लगेगा ठीक उतना ही समय A से B तक जाने में लगेगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। उन्होंने एक नियम दिया कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, यानी न्यूटन के अनुसार प्रत्येक पिंड, विश्व के अंदर जो भी कोई पिंड होगा वो किसी दूसरे पिंड को निश्चित बल के द्वारा आकर्षित करता है। यह बल किसके बराबर होता है, किसके हिसाब से होता है। उन्होंने बताया कि उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती में होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। इसको गणित के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं दो पिंड हैं, एक पिंड का द्रव्यमान जो है m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। वो दोनों किसी न किसी बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं और उन दोनों पिंडों की बीच की दूरी को यहाँ से t से दर्शाया गया है। तो हम मान लेते हैं कि m1 m2 द्रव्यमान वाले दो पिंड हैं तथा उनके बीच की दूरी d है। अब न्यूटन के अनुसार क्या होगा, वो कह रहे हैं कि लो लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और दूसरा आगे क्या कह रहे हैं कि यह उनके बीच की दूरी को यहाँ पर d लिया है, r भी ले सकते हैं, तो बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती, यानी f प्रोपोर्शनल टू 1/√m2
डी स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों कथनों को मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर कांस्टेंट है जी, कैपिटल जी, जिसको गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये गुरुत्वाकर्षण, वैश्विक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय स्वरूप हो गया। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय स्वरूप है। यहाँ पर कैपिटल जी, यह क्या है, विश्व गुरुत्वीय स्थिरांक या वैश्विक गुरुत्वीय, यहाँ पर या यहाँ जी, यह वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है, अब प्रश्न आता है, जी को वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जी जो है वो द्रव्यमान जो हैं, जो कण हैं या पिंड हैं, पिंडों के द्रव्यमान या पिंडों के स्वरूप या पिंडों के आयतन या पिंडों के बीच की दूरी या फिर वहाँ पर जो माध्यम है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं होता। इसलिए जी को वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसकी इकाई, यूनिट। एसआई पद्धति में जी की इकाई, एसआई पद्धति में जी की इकाई क्या होगी, यूनिट। तो यहाँ पर इसका ज्ञात करने के लिए हम पहले जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि F बराबर अभी हमने प्रूव किया G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किसके आधार पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो g अगर निकालेंगे मान तो d इधर आ जाएगा, यानी g इज इक्वल टू बन जाएगा एफ डी स्क्वेयर अपॉन m1 m2। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। तो जानते हैं कि f की एसआई पद्धति में क्या होती है, न्यूटन। f की एसआई इकाई न्यूटन है और d की एसआई इकाई इसमें होती है मीटर, तथा द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। ठीक है, तो इसलिए जी की इकाई, जी की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, F यानी न्यूटन, D का मीटर है तो मीटर स्क्वायर, फिर बटे है तो बटे यानी प्रति, m1 m2, m1 की भी इकाई जो है मीटर होगी, किलोग्राम होगी, और m2 की भी किलोग्राम होगी, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो कहने का मतलब जी की एसआई इकाई हुई न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अर्थात इसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये एसआई पद्धति है। और जबकि सीजीएस पद्धति में
CGS प्रणाली में क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, तो उसका वर्ग हो जाएगा, किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। और जी का मान SI प्रणाली में 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।